अच्छा, लास्ट लेक्चर में जो है हमने ये देख लिया था कि एक सिंगल प्रोडक्ट जिस तरह की डिटेल पेज होता है तो उसकी आईडी भेजकर उसको हम कैसे वापस रिजल्ट में ला सकते हैं, पैरामीटर कैसे भेज सकते हैं। तो हम बॉडी में गए, बॉडी में जाके हमने रॉ डाटा में अपना डाटा भेजा, पर यूआरएल में ये लिंक दिया और हमारा डाटा हमें मिल गया। वो जी उसमें तो कोई आपका क्वेश्चन नहीं ना, हमने पैरामीटर कैसे भेजा था? नहीं। ठीक है। अब जिस तरह हमने वो डाटा फैच करने के लिए पैरामीटर भेजा था, और आज जो है हम डाटा इंसर्ट करवाएंगे। वो जो होता है जिस डेटाबेस के अंदर हम इंसर्ट या फिर अपडेट की जो क्यूरी इस्तेमाल करते हैं, उसमें जो हम पैरामीटर और उन पैरामीटर का जो रिजल्ट भेजते हैं, आज पोस्टमैन से हम वो काम करेंगे। तो हमने सिंपली सबसे पहले तो यहाँ पे आके पोस्ट कर लेना है। अच्छा चलिए, इसको बाद में पोस्ट करते हैं। पहले यहाँ पे आते हैं, एपीआई के अंदर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ और मैं उसका नाम देता हूँ insert product.php। अब इसके अंदर मैंने सबसे पहले तो ये जो है ऊपर वाली फाइलें इंक्लूड कर देनी है, और इसको भी यहाँ पे ले आते हैं फिलहाल। इसके फिलहाल इसकी हमें फिलहाल जरूरत नहीं है, और इनपुट की हमें जरूरत है, ये भी हम ले लेते हैं डाटा। उसके बाद एक बार हम ये भी ले लेते हैं फिलहाल। अब इसके अंदर हमने जो आमतौर पे हम करते आ रहे थे पीएचपी के अंदर इंसर्ट की क्यूरी लगाने की, सिंपल होती थी, तो वो हम यहाँ पे क्यूरी लगाएंगे। तो जो आपके प्रोजेक्ट में क्यूरी हमने लगाई थी मैं वो भी निकालता हूँ। तो हमने यहाँ पर इसी को ही ओपन कर लेते हैं, ओपन विथ कोड। अच्छा जी, ये इंसर्ट की क्यूरी तो आपको आती है लगानी, सिंपल है। इसके इसके इंसर्ट की क्यूरी के हवाले से तो कोई क्वेश्चन नहीं है ना अभी आपका? नहीं। अच्छा, यहाँ पे अब हम आते हैं, हमें अभी प्रोडक्ट इमेज को इग्नोर करते हैं। हमें एक प्रोडक्ट नेम चाहिए, प्रोडक्ट प्राइस चाहिए, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन चाहिए और एक कैटेगरी चाहिए। तो मैं यहाँ पे आके जो है वेरिएबल डिक्लेयर करना शुरू करता हूँ। सबसे पहले कहता हूँ प्रोडक्ट नेम हमारे पास आएगा, तो वो मैं इक्वल टू इनपुट डाटा से हमारे पास जो आ रहा होगा उसको हम जो वहाँ से हम पैरामीटर भेजेंगे, मैं वहाँ से भी यही पैरामीटर भेज देता हूँ। इसी तरह हम आगे भेजते हैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, तो इसको भी हम जो है इनपुट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। इसी तरह हमें कैटेगरी चाहिए प्रोडक्ट प्राइस। प्रोडक्ट प्राइस इज इक्वल टू इनपुट डाटा प्रोडक्ट प्राइस, और उसके बाद हमें कैटेगरी चाहिए। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ कैटेगरी इक्वल टू इनपुट डाटा कैटेगरी। अब डेटाबेस के हिसाब से हम कॉलम्स के नाम अपनी इंसर्ट की क्यूरी में लिख लेते हैं। तो पहला हमें ये चाहिए प्रोडक्ट नेम,
यहाँ पे आते हैं और प्रोडक्ट नेम, उसके बाद प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट प्राइस, उसके बाद प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, और इसी तरह हम साथ में लिख देते हैं कैटेगरी। यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट नेम आ गया, प्रोडक्ट प्राइस आ गई, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आ गई हमारे पास। ये वेरिएबल सेम है, एक हमें वेरिएबल और यहाँ पे है हमारा ये वाला, इसको हम यहाँ पे नोट डाउन कर देते हैं। अब अगर तो हमारी क्वेरी चल जाती है तो यहाँ पे ये कोई करवा रहा है, और यहाँ पे अगर नहीं तो कोई मसला आता है तो ये एरर दिखाएगा हमें। फिलहाल सिर्फ इतना रखते हैं हम इसको, और यहाँ पे आते हैं, इसको हम कहते हैं स्टेटस कोड, जो होगा हमारा वो हो जाएगा 200, और उसके बाद जो मैसेज होगा हमारा वो हम ये जो एको करवाया है हम इसकी जगह उस मैसेज को कर देते हैं, और डाटा हमारा फिलहाल कुछ नहीं होगा तो हम डाटा ख़त्म कर देते हैं। जी चलो इसको करके देखते हैं, कोई आदत नहीं आता। यहाँ पे मैंने पोस्ट कर दिया था, यहाँ पे ये यूआरएल हमने देना है लोकल होस्ट और आगे था जी जुबैर एपीआई, इसके आगे जी हमारा है एपीआई का फोल्डर, इसके आगे हमारा है इंसर्ट प्रोडक्ट डॉट पीएचपी, product.php। अब इसके अंदर मैं रॉ डाटा में जो है डाटा पास करूंगा, तो कुछ इस तरह से प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम जो है हमारे पास वो आएगा प्रोडक्ट फ्रॉम एपीआई सॉरी ये मैंने दूसरा लिख दिया। अच्छा इसी तरह एक हमारे पास आ रही है प्रोडक्ट प्राइस, ये हमारी स्ट्रिंग में नहीं आएगी बल्कि इंटीजर में हम कह देते हैं 300। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे आ जाती है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ये हमारी आ जाती है दिस प्रोडक्ट हैज बीन अपलोडेड वाया पोस्टमैन। फिलहाल एक और चीज चाहिए हमें, उसका नाम है कैटेगरी। तो कैटेगरी हम क्योंकि वो डेटाबेस से उठाते हैं तो 3 लिख देते हैं फिलहाल के लिए, तो यहाँ पे ये मैं लगाना भूल गया। अब इसको भेजते हैं, सेंड करते हैं। तो न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली, इसको हम जाके अपने डेटाबेस में देखते हैं प्रोडक्ट्स के टेबल में। तो ये देखें प्रोडक्ट फ्रॉम एपीआई 300, और ये प्रोडक्ट हमारा ऐड हो गया यहाँ पे। बस हाँ इसमें कुछ भी देखो कोई मुश्किल नहीं था, सिंपल सा काम था। कोई कोई आपको प्रॉब्लम तो नहीं आई इसमें? नहीं नहीं। हाँ अच्छा इसी तरह ही मैं वो करूँगा तो नहीं टाइम वेस्ट होगा आपका भी। वो इसी तरह सेम तरीके कार है, हम अपडेट भी करवा सकते हैं। उसमें सिर्फ ये होगा कि फॉर एग्जांपल आपने अपडेट करवाना होगा तो हमें यहाँ पे एक प्रोडक्ट आईडी भी भेजनी है कि उसको पता चल जाए किस प्रोडक्ट को अपडेट करवाना है। चलो एक कर ही लेते हैं। अब जैसे ये 9 है
तो मैंने प्रोडक्ट आईडी 9 यहाँ पे लिख तो ली, लेकिन अब मुझे क्यूरी भी अपडेट वाली लगानी है, तो मैं यहाँ से जाता हूँ और इसी की अपडेट वाली उठाते हैं हम क्यूरी। यहाँ पे ये इंसर्ट कर रहा है, हमें इसके सारे कॉलम चाहिए। सेट प्रोडक्ट नेम, उसके बाद प्रोडक्ट प्राइस, बाद प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, उसके बाद जी हमारी कैटेगरी, आगे हमने इसको कहना होता है वेयर, जहां पर प्रोडक्ट, बल्कि जहां पर आईडी इज इक्वल टू तो इसको हम करके देखते हैं। प्रोडक्ट फ्रॉम एपीआई, इसके आगे मैं 2 लिख देता हूँ, इसको सेंड करते हैं। तो यहाँ जाते हैं प्रोडक्ट्स में देखते हैं, तो ये देखो अपडेट हो गया। जी तो इस तरह से ये एपीआई से सिंपल होता है। अब आपसे कोई कहता है कि यार मुझे एपीआई बना के देनी है, फलां वेबसाइट के साथ है, तो आपने सबसे पहले करना ये होता है कि उस वेबसाइट में जाके एक एपीआई का फोल्डर बना लेना है ऐसे जल्दी से। और फोल्डर बनाने के बाद उसके अंदर आपने जो जो उसको एपीआई चाहिए उसके मुताबिक पेजेस बनाते जाने हैं .php के साथ। और आपने उसका डाटाबेस देखते जाना है कि अच्छा इसमें ये इंसर्ट करवाना है, इससे ये फेच करवाना है, ये इसमें ये क्यूरी लगेगी, फलां क्यूरी लगेगी, ये सारा करते जाना है। और जिसको आपने एपीआई भाई, बनाने हाँ हाँ एक बात थी। बोले। ये ये एपीआई के करते क्या है? एपीआई का मैं आपको बताता हूँ। एपीआई का करते ये हैं, जैसा कि मैंने उस दिन भी बताया है कि अगर आपने मोबाइल ऐप और वेबसाइट आपस में लिंक करनी है तो उसके लिए एपीआई का इस्तेमाल होता है। ये एक बहुत ही सिंपल और सबसे मतलब कॉमनली जो एग्जांपल है वो ये है कि जैसे आप फेसबुक को वेबसाइट के ऊपर भी चलाते हो facebook.com, और आप अपने मोबाइल के ऊपर भी फेसबुक की ऐप चला रहे होते हो। तो ये अब ये दोनों फेसबुक जो है ये है एक ही आपस में कनेक्ट हैं, तो ये जब ये कनेक्ट होते हैं तो ये एपीआई के साथ कनेक्टेड है। इनका आपस में एपीआई के साथ लिंक होना जरूरी है। ये तो सिर्फ मैंने एक सिंपल सी एग्जांपल दी है आपको, लेकिन एपीआई आगे बहुत जगहों पे काम आती है। अब इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज आ गई हैं जो, जिस तरह पेपाल है, ये सब बहुत बड़े बड़े सर्विसेज हैं, वो अपनी एपीआई निकालते हैं। जिस तरह गूगल मैप वाले हैं, अब लाहौर के अंदर एक कैब सर्विस चलती है उबर की और क्रीम की, उनके बारे में सुना हुआ है आपने? उबर और क्रीम का नाम पता जी है? हाँ। जी सुना। वो उबर और करीम के अंदर हमें जो मैप दिखाई देता है वो गूगल वालों का है। और गूगल वालों ने उन्हें अपने मैप की एपीआई दी हुई है, और वो एपीआई उन्होंने पैसों की ली हुई है। उबर वालों ने भी, करीम वालों ने भी, या जो भी ये फूड पांडा वगैरह जो भी इस्तेमाल करते हैं गूगल का मैप। तो इस तरह एपीआई बहुत मुख्तलिफ जगहों पे आपके काम आती है।
और इन फ्यूचर जब आप अगर नोड जेएस के अंदर जाते हो तो उसमें तो समझ लो आपने अगर फ्रंट एंड क्लाइंट को दिखाना है तो वो सिर्फ एपीआई से ही पॉसिबल है, एपीआई के बगैर कोई काम नहीं है नोड जेएस में, क्योंकि ये ऐप बनता है इसमें फिर? हाँ, नोड जेएस में ऐप भी बन सकता है, नोड जेएस में वेबसाइट भी बन सकती है, नोड जेएस के साथ आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन सिर्फ नोड जेएस इज नॉट इनफ। नोड जेएस जो है वो बैकएंड सब कुछ कर देगी। फॉर एग्जांपल ये जो आपने पीएचपी के अंदर क्यूरी लिखी है, ये सारी क्यूरी नोड जेएस के अंदर आप लिख लोगे उसकी अपनी जुबान में, लेकिन आम बंदे को तो ये नजर नहीं आएगी ना, उसको समझ आएगी। आम बंदे को तो एक फॉर्म चाहिए, जैसा हम फॉर्म बनाते हैं जहां से डाटा इंसर्ट करते हैं, जी। तो वो जो फॉर्म होता है वो नोड जेएस के साथ ज्यादातर बनाया जाता है रिएक्ट के ऊपर। और जब रिएक्ट की लैंग्वेज जैसा बूटस्ट्रैप है उसी तरह एक लैंग्वेज है रिएक्ट, तो रिएक्ट की लैंग्वेज के ऊपर अगर आप काम कर रहे होते हो फ्रंट एंड का, तो उसके ऊपर हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज सिर्फ और सिर्फ एपीआई के साथ कनेक्ट हो सकती है, इसके अलावा उसमें कोई सोल्यूशन नहीं होता है। ये आपने कोई बनाई इसकी वेबसाइट, जो आपने एपी हाँ, बनाई? मैंने वही आपको तो बता रहा दिखा। था, ये देखें। अब ये जो वेबसाइट आपको दिखाई दे रही है ये रिएक्ट के ऊपर बनी हुई है पूरी, ठीक है, ये बूटस्ट्रैप वगैरह नहीं है, ये रिएक्ट की वेबसाइट है और ये स्पेशली बनाई गई है एक जापान के रेस्टोरेंट के लिए, जहां पर वो बंदा आता है, वो अपना टेबल पे एक बारकोड होता है उसको स्कैन करता है, उसके सामने कुछ मोबाइल के ऊपर इस तरह से मेन्यू ओपन हो जाती है, और वो मेन्यू जब ओपन हो जाती है तो वो उसको ओपन करता है, यहाँ पे आके अपनी आइटम्स वगैरह सेलेक्ट करता है, और जो कुछ उसने करना होता है वो सारा कुछ सेलेक्ट करके और उसको ऐड टू कार्ट कर लेता है। ऐड टू कार्ट करने के बाद वो यहाँ पे जाता है और अपना पेमेंट मेथड चूज करके वो यहाँ पे उसको ऑर्डर प्लेस कर देता है। इस तरह से ये पूरा रिएक्ट के ऊपर चल रहा है, और इसमें हर छोटे से छोटा एक्शन जो है वो एपीआई की बेस पे चल रहा है। अगर मैं यहाँ पे जाकर कुछ भी छोटा सा काम भी करता तो ये देखो फौरी मुझे चेंज बता रहा है, क्योंकि रिएक्ट जो है पूरी जावास्क्रिप्ट के साथ एक लिंक्ड लैंग्वेज है, और जावास्क्रिप्ट हमारी क्लाइंट साइड होती है, और जितनी भी जावास्क्रिप्ट की चीजें होती हैं वो एजेक्स की तरह बिहेव करती हैं, उसमें पेज लोड होने की जरूरत नहीं होती। तो ये सारा जो काम है इसकी हमने एपीआई बनाई हुई है, और मैं जो आपको उस दिन एपीआई दिखा रहा था इतनी बड़ी सारी, वो इसी की है कि यहाँ पे आता है यूजर और यहाँ पे अपनी मर्जी की जब वो डिशेस वगैरह सेलेक्ट करता है, टॉपिंग वगैरह देता है, तो इन सब का डाटा अलग अलग हमने बताना होता है कि भैया इसको इसमें अंडे डलवाने हैं कि नहीं डलवाने, प्याज डलवाना है कि नहीं डलवाना, 400 पता नहीं ये चीजें क्या क्या हैं जो जापान में खाई जाती हैं, तो ये चीजें उसको हमने बतानी होती हैं। तो इसकी एपीआई उसी तरह फिर बड़ी होती जाती है। और कोई इसके बारे में जी, सवाल? मतलब कि ऐप बनाने का काम हाँ, कर। मतलब कि ऐप बनाने का नहीं, ऐप को लिंक करने के लिए। जी। ऐप बनाने के लिए तो जाहिर बात है कि आपको उसके हवाले से कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। अगर आपने ऐप डेवलपमेंट के हवाले से देखना हो तो वो आप फ्लटर के बारे में पढ़ सकते हो, उसके बाद जावा डेवलपमेंट के बारे में पढ़ सकते हो, उसके बाद आप जो है नेटिव रिएक्ट। अब नेट मतलब आप अभी जो एपीआई का काम करवा रहे हैं वो उससे अभी वैसे बता रहे हैं, अभी हाँ, काम हाँ, किया मैं नहीं मतलब अभी आ, मतलब क्या कह रहे हो? मतलब कि अभी चीजें करके दिखा रहे हैं, वैसे काम नहीं किया जैसे करते हैं। मैंने नहीं, मैंने तो किया है ना ये वाला काम, ये तो एपीआई के साथ, मैंने एपीआई के साथ कनेक्ट किया हुआ है इसको। नहीं नहीं, वो जो मुझे आप करवा रहे हैं अभी। हाँ, जो आपको मैं करवा रहा हूँ आपको अभी एपीआई बनानी बताई है मैंने, कि जी। एपीआई बनानी कैसे है। अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि अगले बंदे ने आपके साथ लिंक कैसे करना है, वो मैं अभी आपको बताना है, अभी उसके बारे में बताने लगा था आपको। वो मैं आपको चीज सारी एक्सप्लेन करता हूँ। ये है कि अब फॉर एग्जांपल यहाँ से इन दो ऑप्शन खत्म कर देते हैं। अब रिएक्ट नेटिव, रिएक्ट नेटिव, या फिर सिंपल रिएक्ट, ये जो चीज है ना ये एक ही चीज है,
ये दोनों एक फ्रंट एंड लैंग्वेज है। रिएक्ट एक ऐसी जुबान है जिसमें आप मोबाइल ऐप भी बना सकते हो और वेबसाइट भी बना सकते हो, फ्रंट एंड सिर्फ। बैक एंड उसका आप एपीआई के थ्रू होता है, तो चाहे नोड के साथ कर लो, चाहे पीएचपी पे कर लो, चाहे लारावेल पे कर लो, जिस पे करना है कर लो। फ्रंट एंड अगर आप रिएक्ट पे करते हो तो आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप उसकी एंड्रॉयड ऐप वगैरह बना सकते हो। अब जो मेरा रिएक्ट डेवलपर है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरा एक रिएक्ट डेवलपर है, वो मुझे कहता है कि यार मैंने जो है ये ऑर्डर प्लेस करना है, ये वाला ऑर्डर प्लेस करना है। तो जब मैं इसको प्लेस करूंगा तो इसमें काफी सारा डाटा जो है वो जाएगा। तो वो जो डाटा जाएगा, अब मैंने उसको बताना क्या है। अब जाहिर बात है उसको भी कुछ ना कुछ पता होगा कि उसने डाटा भेजना कहाँ है, उसने जी डाटा किस फॉर्म में भेजना है, उसने डाटा किस नाम से भेजना है, ये सारा कुछ मुझे उसको बताना पड़ता है। तो उसको जो मैं बताऊंगा, अब उसका पहला, अब उसके ये जो ना 3 सवाल आएंगे यहाँ पे कि डाटा सेंड कहाँ करना है, डाटा किस फॉर्म में सेंड करना है। अगला सवाल आएगा जी डाटा जो है किस किस नाम से सेंड करना है। अब उसके ये हमारे पास समझ लो 3 सवाल आ गए। अब पहले सवाल का जवाब, पहले सवाल का आपने इसको जवाब ये देना है कि जो आपका ये वाला लिंक बनता होगा, ये तो लोकल होस्ट पे आपका लाइव कोई ना कोई लिंक बनता होगा, यहाँ पे आपका डोमेन नेम आ रहा होगा, तो आपने उसको वो लिंक दे देना है और आगे ये पूरा आपका एपीआई का जो भी नाम होगा वो आपने उसको बता देना है कि भैया यहाँ पे आपने ये जी इसका आंसर है कि आपने यहाँ पे डाटा भेजना है। पहली बात का आंसर है। इतनी चीज की समझ आई आपको? जी अब आगे वो आपसे पूछता है कि भैया किस फॉर्म में भेजना है। तो आपने देखना है कि आपको डाटा कैसे चाहिए, आपको अरे में चाहिए, आपको कैसे चाहिए। ज्यादातर डाटा डाटा जो होता है, जब मल्टीपल डाटा होता है तो अरेज में आता है। तो आपने उसे कह देना है भैया जेसन फॉर्म में, जेसन फॉर्म में सेंड कर दो इन गेट या पोस्ट मेथड। आपने उसको बताना है कौन सा मेथड लगाना है, ठीक है। तो उसको जी एक बार आपको बताना पड़ेगा, अदरवाइज वो अगर किसी और मेथड से भेज देगा, आपने कोई और मेथड लगाया होगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, ठीक उसके बाद आगे वो आपसे पूछेगा कि डाटा किस किस नाम से भेजना है। तो आपने उसको ये जो नाम हमारे फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट नेम, एक ये नाम जिस तरह आ रहा है, तो आपने उसको बताना है जी एक ये मेरा नाम है, इसी तरह एक मेरा नाम जो है वो ये है। तो आपने इस तरह उसको बताते जाने अपने ये साइडों वाले नाम, और उसको बताना है कि इस नाम पे आप डाटा भेज सकते हो मुझे, जी ठीक है। अच्छा, ये जो पोस्टमैन है ना, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एपीआई टेस्ट की जाती है। एपीआई जो बनी है हमारी, वो तो यहाँ पे बनाई है हमने, ये फोल्डर के अंदर हमने अपना पीएचपी का कोड लिखा है। एपीआई ये बनाई है, फिर इसको चेक करने के लिए, इसको आजमाने के लिए हमने पोस्टमैन की हेल्प ली, ठीक है। ये इतनी बात क्लियर हुई आपको? जी ठीक हो। हाँ, तो मतलब कि पोस्टमैन सिर्फ हमारे लिए चेकिंग के लिए use, चेकिंग के लेकिन जो लिए, असल कस्टमर के लिए होता है वो हमारा कोड होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी चेकिंग के लिए है। इसमें हाँ अलबत्ता हम इतना जरूर है कि हमें पता चल जाता है कि हमारा रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है। तो कोई बात में हमें कहते हैं यार मेरे पास तो एपीआई चल ही नहीं रही, तो हम फौरी आएंगे पोस्टमैन पे और अपनी एपीआई चला के देखेंगे, उसको कहेंगे भाई मेरे पास तो चल रही है। जी तो इसका मतलब है कि तुम्हारी ऐप में मसला है। तो हो सकता है कि वो अपनी ऐप से डाटा ऐसा भेज रहा हो जहाँ पे कोई मसला आ रहा हो। तो ये चीजें बड़ी मायने रखती हैं, इसलिए ये पोस्टमैन का हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। पोस्टमैन का एक और वजह इस्तेमाल करने की ये होती है, अब आप हो वेब डेवलपर, आपको ऐप डेवलपमेंट या इस तरह कोई चीज का नहीं पता है ना, आपको वो रिएक्ट पे एपीआई भेजनी आती है, तो आप जाहिरी बात है फिर वहां से तो एपीआई भेज के चेक कर नहीं सकते हो, तो आप फिर ऐसे पोस्टमैन की हेल्प लेते हो और वहां से एपीआई भेज भेज कर चेक करते हो, जी। ठीक है। तो वो फिर जो हमने कोड बनाया वो वहां पर कैसे यूज करते हैं? वही बता रहा हूँ ना, वो अब आप उसको लिंक दोगे तो वो डायरेक्टली उस कोड जी को एक्सेस करेगा। ठीक
हाँ मतलब ये देखो ना, यही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो आपने ये कोड बनाया है, ये कोड बनाया, जो जो आपने कोड्स बनाए हैं, ये सारे कोड्स, ये फाइलों के नाम आपने उसको बताते जाने हैं। एक बार आपने उसको अपना बेस यूआरएल बता देना है कि मेरा बेस यूआरएल जो है वो ये है, और आगे आपने उसको फोल्डर का नाम और फाइल का नाम बताते जाना है। तो वो उस फाइल पे जो कोड पड़ा होगा वो उस पे एपीआई फेंकेगा और उसको इस तरह का रिस्पॉन्स मिल जाएगा। इसके ठीक हवाले हो से गया। कोई और सवाल, कोई शक शुबा? हमने सिर्फ जो फाइलें वगैरह बनानी है हाँ जी। वो उसको हमने सेंड कर देनी है, हाँ, हमने और फाइलें हम नहीं सेंड बेस करनी, हमने यूआरएल लिंक सेंड करना है, उसको लिंक लिंक बताना है। सेंड कर। हाँ जी, जी। लोकल होस्ट और लिंक बताने हैं, वो खुद ही फिर चेक करता जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, वो खुद ही जो है लोकल होस्ट पे तो वो चेक नहीं कर सकता है, लोकल होस्ट पे जी, वो नहीं चेक नहीं कर नहीं, यहाँ पाएगा। पे एपीआई में करेंगे। तो वो जब ऐप के साथ कनेक्ट करना है तो उसके लिए हमने इसको कहीं ना कहीं लाइव सर्वर पर अपलोड करना होता है। जी तो वो जब क्लाइंट जो भी किसी की वेबसाइट होती है तो वो अपना एक होस्टिंग सर्वर आपको जरूर देता है कि, या फिर वो कहता है कि भैया ये पैसे पकड़ो, एक होस्टिंग सर्वर खरीद लो। तो वो जो लाइव वेबसाइट का cPanel सर्वर, जिसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हुआ जी हूँ, जी। तो उधर आपकी वेबसाइट लाइव होती है। फिर वहां पे आपका जो भी डोमेन नेम, जिस तरह मैं इसको बताता हूँ, तो इसकी जो है, ये इसका डोमेन नेम है, आगे ये इसकी एपीआई का फोल्डर है। इस तरह से ये इसकी सारी एपीआई पड़ी हुई है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जी एक ये एपीआई जिस तरह की बनी हुई है, तो इस तरह एपीआई का डाटा यहाँ पे आ जाता है। अब मैंने उसको अपना एक बार ये बता दिया कि भैया ये मेरा बेस डोमेन है और मेरा ये आगे फोल्डर, और फोल्डर के अंदर ये फाइल है, तो यहाँ से आप एपीआई गेट कर सकते हो। लाइव सर्वर पे होना जरूरी है, अदरवाइज आपका ऐप डेवलपर आपकी लोकल पे जो एपीआई पड़ी होगी ना उसको एक्सेस नहीं कर सकता, ये याद रखना, ठीक है। ठीक हो। लोकल पे सिर्फ आप खुद ही अपनी चीज एक्सेस कर सकते हो, लोकल पे कोई आपका और डेवलपर किसी और कंप्यूटर से, किसी और मोबाइल ऐप से आपकी चीज को एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक हो गया। तो आज के लिए इतना ही है। अब आपने जो है इसकी जो सारी एपीआई को स्टडी करना, बल्कि डिलीट वाली एपीआई को भी खुद देखना, सिंपल है वो भी। आपने डिलीट की जी क्यूरी लगानी है एक, और यहाँ पे जिस प्रोडक्ट को डिलीट करना है उस प्रोडक्ट की आईडी भेजनी है, बस। ठीक हो। तो बाकी इंशाअल्लाह कल जो है मैं आपको एक फ्री cPanel होस्टिंग होती है इन्फिनिटी के नाम से, ये यहाँ पर हमें फ्री में होस्टिंग मिल जाती होती है वेबसाइट को लाइव करने के लिए। तो मैं इसके बारे में भी कल आपको, कल नहीं मतलब कल तो संडे है, परसों मैं आपको जो है अच्छा, बताऊंगा। और इस पे भी हम एक ना एक वेबसाइट को लाइव करेंगे। लेकिन इसका सिर्फ एक मसला होता है कि ये फ्री है, इस वजह से ये थोड़ी स्लो रहेगी। तो अदरवाइज बीच बीच में एरर भी आ सकता है, रुक भी सकती है, लेकिन हमारा गुजारा हो सकता है फिलहाल के लिए। ठीक हो। ठीक है, चलें फिर, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। गया।